कि आप मुझे थैंक यू बोलकर जाएंगे अगर ये पूरा वीडियो आपने लास्ट तक देख लिया। ठीक है, पलक नहीं झपकाने दूंगा आपको। ठीक है, बस वीडियो को देखते रहिए और धड़ाधड़ सवालों को सॉल्व करते रहिए। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल? सीधी बात तो बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 12 फिजिक्स के अनसॉल्व का एक सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, जहां से आपको पता चलेगा कि फिजिक्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे और पेपर में किस तरह से हम उन्हें अटेम्प्ट करें कि ताकि अच्छे नंबर हम अंक अर्जित कर सकें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि क्यों फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा कठिन लगते हैं और हम उन्हें सॉल्व करने में क्यों इतनी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। देखो, होता यूं है कि क्वेश्चन क्या होते तो आसान है, पर एक ही प्रश्न में 2 से 3 प्रश्न ऐड कर दिए जाते हैं, इसलिए वो क्वेश्चन हो जाता है लेंदी। और आधा पार्ट अगर समझ में आया तो आधा पार्ट नहीं समझ में आया तो वो पूरा क्वेश्चन आपका हो जाता है खराब। इसलिए लगता है कि ये चीजें बहुत ज्यादा कठिन हो गई हैं। मित्रों, ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये है कि आप अगर ये हमारे साथ सॉल्यूशन करते हैं तो 100% आपके अंदर एक पॉजिटिव थॉट्स आएगा या पॉजिटिव स्ट्रेटजी आ जाएगी कि आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और मैं हर क्वेश्चन के साथ उससे पैरेलल जो भी टॉपिक हो सकते हैं उन्हें भी मैं आपको बताता रहूंगा। वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए, मजा आ जाएगा। मैं आपको पलक नहीं झपकाने दूंगा, मजा आ जाएगा ये वीडियो देखकर। वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आप मुझे थैंक यू बोलेगे। दोस्तों, थैंक यू बोलकर जाओगे। अगर मजा नहीं आया तो मजा काट देंगे। देखो दोस्तों, वीडियो मैंने थोड़ी देर तक पहले बहुत अच्छे से स्ट्रेटजी के साथ बनाई है, पर हुआ यूं कि अब देखो, गलतियां हो ही जाती हैं। मैंने वीडियो तो बना दिया बहुत ही एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी के साथ, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई, लेकिन हुआ क्या, वीडियो को मैंने ऑन नहीं किया था। कई बार ऐसा हुआ है कि वीडियो बनाते समय हम क्या करते हैं, उसको ऑन नहीं करते हैं और वीडियो बनाते चले जाते हैं, समय खर्च हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो इस तरह से एनर्जी तो मैंने बहुत लॉस कर दी, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया, लेकिन फिर भी एक गलती की वजह से दोबारा से ये वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है। सो इसके लिए सॉरी। खैर, इन सब चीजों से आपसे कोई मतलब नहीं है। आप सीधे वीडियो पर आते हैं, देखते हैं सवालों पर, हम सीधे सवालों पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं और किस प्रकार से हम उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर खंड आ है ना, यहाँ पर हम खंड आ के सवालों को पहले हल करेंगे मित्र। ठीक है, देखते रहिए। हर एक क्वेश्चन बहुत ही आसान है और थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है कि कोई सवाल आपको टेक्निकल भी दिख जाए जिनको आप समझ ना पाए, पर मैं उसे पूरी तरीके से इजी वे में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। मजा आ जाएगा दोस्तों। पहला सवाल, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? पहले आपको पता होना चाहिए कि विद्युत विभव V बराबर हमारा होता है W अपॉन Q होता है। W एक कार्य है, कार्य का मात्रक होता है मित्र जूल, और यहाँ पर आवेश है तो प्रति हो जाएगा कूलाम। ऑप्शन जो भी सही होगा उसको आप कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहां से आप देख लीजिएगा, बाकी मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। ठीक है, बस इतना तो आपको करना ही पड़ेगा यार, ऐसा नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा अगर मैं क्वेश्चन को यहाँ पर लिखता रहूंगा। ठीक है, अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो देशी काम ही करते हैं और बढ़िया से करेंगे, कोशिश करेंगे कि सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। कह रहा 2 बिंदु आवेशों के मध्य F न्यूटन का स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। ठीक है, यदि आवेशों को K परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब यह बल क्या होगा? तो देखिए, हम जानते हैं कि अगर वायु होता है तो बल F बराबर हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, इतना होता है। अब जब मीडियम आ जाएगा, परावैद्युतांक K हो जाएगा, तो मान लो F डैश आ रहा है, F डैश बराबर बल बदल जाएगा तो 1 अपान आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर K, और यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 बटे हो जाएगा मित्र R स्क्वायर। मुझे F डैश की वैल्यू निकालनी है कि जब परावैद्युतांक माध्यम K आ जाएगा तो क्या हो जाएगा। आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं, दोनों को भाग दे दीजिए, F अपॉन
एफ डैश हो जाएगा मित्र। जब आप इसमें इस पद का भाग दे देंगे तो ये पद सारे पद कट जाएंगे, के नीचे रह जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये के अपॉन हो जाएगा 1। अब देखो मुझे f1 की वैल्यू f डैश की चाहिए, तो f डैश में इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, k यहाँ पर आ जाएगा, तो f अपॉन k यही हमारा आंसर होना चाहिए। f डैश बराबर f अपॉन हो जाएगा k, ये हमारा आंसर होगा। f अपॉन k जो ऑप्शन सही होगा वही सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 4th सही हो जाएगा मित्र। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगला सवाल हल करते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है ग वाला। ठीक है, ग वाला सवाल कह रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी स्व प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की एक बैटरी से जुड़ी है, कुंडली में संचित ऊर्जा निकालिए। तो आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे डील करेंगे। यहाँ पर हमें आर प्रतिरोध दे दिया है 10 ओम का, और दूसरा स्व प्रेरकत्व जिसे हम एल से डिनोट करते हैं 10 हेनरी दिया हुआ है, साथ में वोल्टेज दे दिया है 50 वोल्ट का। तो यहाँ हमें ऊर्जा निकालनी है। हम जानते हैं कि जहां पर कुंडली जुड़ी होती है वहां पर ऊर्जा निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/2 Li²। जैसे हाफ mv² होता है ना, वैसे हाफ Li² हो जाएगा। अब इस सवाल में आई तो दिया नहीं है, तो हम कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि I बराबर होता है V/R, यहाँ से हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं। V बराबर 50 है, R का मान 10 है, इसको काट देंगे तो 5 आ जाएगा मित्र। ठीक है, 5 एम्पियर आ जाएगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसको यहाँ पर ऐड करेंगे तो U बराबर आ जाएगा 1/2, L का मान है 10, यहाँ पर 5 है, वर्ग करेंगे तो 5 गुणे 5, यहाँ 2 5 10, इनका हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 125 जूल हमारा इसका राइट आंसर आ जाएगा मित्र। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं। इसके बाद घ का सवाल है, ये हमारा बहुत ही लल्लन टॉप और इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि कागज की एक सीट है ना, कागज की सीट पर एक स्याही का धब्बा है। धब्बे के ऊपर 6.0 सेंटीमीटर मोटा 1.5 अपवर्तनांक का कांच का गुटका रखा है। धब्बे के प्रतिबिंब का विस्थापन क्या होगा। ठीक है, तो देखो ये सवाल थोड़ा सा मतलब आसान भी लगेगा आपको, लेकिन आप आंसर इसका गलत निकाल लेंगे अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाया। देखो मैं यहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये आपका ये कांच है, जैसे मेज पर आप देखते होंगे कि ऊपर शीशा रखा हुआ होता है, उसके नीचे कागज पत्र रख देते हैं, तो यहाँ स्याही का एक धब्बा है, मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा कागज है। ठीक है, आपने आभासी गहराई और वास्तविक गहराई के सवाल पढ़े होंगे। ठीक है, ये हमारा मित्र है ग्लास, और यहाँ पर है हमारा एयर, ये ग्लास है। ठीक है, यहाँ पर धब्बा है, तो प्रकाश की किरण जो है वो सघन से विरल में जा रही है, इस प्रकार से जाती है, जानते हैं। और यहाँ पर जब ये प्रकाश किरणें पीछे की ओर बढ़ाई जाती हैं तो कुछ उठी हुई दिखाई देती हैं। यहाँ पर आपने ये सवाल पढ़ रखा होगा कि यहाँ पर वास्तविक गहराई होती है, जहां से ये उठा हुआ दिखाई देता है जितना ऊंचाई, ये हमारा आभासी गहराई h डैश होता है, h होता है। यहाँ h की वैल्यू 6.0 सेंटीमीटर दे रखा है हमको, हमें h डैश पहले निकाल लेना है, फिर हमें ये देखना है कि ये विस्थापन कितना हो रहा है यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ पर देखिए ANG यानी अपवर्तनांक बराबर होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर ये h डैश आप हमें निकालना है, इसको यहाँ पर कर लें तो यहाँ पर आ जाएगा मित्र h डैश बराबर h अपॉन ANG। h का मान है 6.0, ANG का मान 1.5 है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। यहाँ से दशमलव को हटा दीजिए, दोनों कट जाएगा तो 15 चौके 60 हो जाएगा। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर तो हमें यहाँ से ऊपर से ये दिख रहा है ना, तो विस्थापन, अब विस्थापन आप जानते हैं अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी है। अब ये यहाँ से यहाँ तक खिसका हुआ है, इसका अर्थ है कि ऊपर से 4 है, नीचे से पूरा 6 है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर 6 - 4 बराबर 2 सेंटीमीटर आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा मित्र, यहाँ पर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। और अंगा वाला सवाल कह रहा है कि 2 स्रोत कला संबद्ध स्रोत होते हैं यदि वे
तरंगे उत्पन्न करती हैं। तो इसमें एक समान तरंगदैर्ध्य है, एक समान वेग है, एक समान आवृत्ति है, नियत कालांतर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं है, एक समान आवृत्ति आपको करना है। ठीक है, आपने व्यतिकरण के टॉपिक पढ़े होंगे तो कला संबद्ध तथा कला असंबद्ध स्रोत वहां पढ़ा होगा, तो यहां से आप ये चीज डील कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ूंगा। कह रहा है कि एक अर्धचालक डिवाइस यानी सेमीकंडक्टर डिवाइस एक बैटरी तथा प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, परिपथ में धारा प्राप्त होती है। ठीक है, धारा प्राप्त होती है। यदि बैटरी की ध्रुवता उलट दी जाए तो परिपथ की धारा लगभग शून्य हो जाती है। डिवाइस हो सकती है शुद्ध अर्धचालक, तो यहां तो नहीं होगा, पी या एन या पीएन संधि डायोड। दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा आपका। ठीक है, अंगा वाला हमने बता दिया। ठीक है, अंगा वाले का। ठीक, और यहाँ पर चा वाला देख लेते हैं। यहाँ पर आप पीएन संधि डायोड के लिए डायोड की अभिनति आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो हमारे इसी चैनल के वीडियो के लिस्ट में जाकर अभी हाल ही में मैंने पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनति और पश्च अभिनति को बताया है, वहां से जाकर डिटेल में ये वीडियो पढ़ लीजिए, क्योंकि रिवर्स बायसिंग फॉरवर्ड बायसिंग भी आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसी पर्पज से मैंने वो वीडियो भी बनाई है। तो आइए एक बार समझा देते हैं इस बात को, बाकी आप पीएन संधि का आंसर सही हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आप जानते हैं ये पी क्षेत्र होता है, ये एन क्षेत्र होता है। इसमें आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, आप ये सब कर लीजिएगा, इतना जानकारी आपको होगा। इतना मैं मानकर चलता हूं कि जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, हम ये मानकर चलते हैं कि जो भी बच्चे अनसॉल्व का सॉल्यूशन देख रहे हैं, निश्चित रूप से उनके अंदर कुछ न कुछ नॉलेज होगी। जिनके पास नॉलेज कम होती है वो वीडियो देखते ही नहीं है। ठीक है, उनको इतनी फिक्र नहीं होती है, वो ऐसे ही बेफिक्र बने रहते हैं। तो मेरा मानना है कि आप जानते होंगे इतना। अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, पहले कह दिया है कि परिपथ में धारा प्राप्त होती है। परिपथ में धारा तभी प्राप्त होती है जब पी क्षेत्र को पॉजिटिव से और एन क्षेत्र को निगेटिव से जोड़ते हैं, तब हमारा ये जब होता है, तब उस समय हमारा ये फॉरवर्ड बायस में होता है। किस में होता है? फॉरवर्ड बायस में होता है। अब कह रहे हैं कि अगर ध्रुवता को उलट दिया जाए, यानी इधर प्लस कर दिया जाए, इधर माइनस कर दिया जाए, ठीक है, तब क्या होगा? तब धारा नहीं प्रवाहित होती है, रिवर्स बायस में होता है। ये हम सब पढ़ा चुके हैं, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, और आपने भी इतनी बातें तो देखी होंगी, बस आपको याद दिलाना था। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सारे प्रश्नों को। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए मित्र, अब हम खंड बा के सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मैं इन सबको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, बस आप ध्यान से देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। ठीक है, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप गाइस, मैं कह रहा हूं ना कि आप मुझे थैंक यू बोलकर जाएंगे अगर ये पूरा वीडियो आपने लास्ट तक देख लिया। ठीक है, पलक नहीं झपकाने दूंगा आपको। ठीक है, बस वीडियो को देखते रहिए और धड़ाधड़ सवालों को सॉल्व करते रहिए। यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर हमको 2 दे दिया है, 2 का क। ये हमारा खंड बा है, इसमें 1 नंबर के सवाल दिए गए हैं जिन्हें हमें लिखित करना है। तो कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का केवल सूत्र लिखना है। लेकिन आपको ध्यान हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर में जब आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहां पर कुल ऊर्जा घनत्व E बराबर आपको लिखाया गया होगा वैद्युत ऊर्जा घनत्व तथा चुंबकीय ऊर्जा घनत्व के योग के बराबर होता है। तो वैद्युत ऊर्जा घनत्व 1/2 एप्सिलॉन 0 और E का स्क्वायर होता है, और प्लस होता है 1/2 बी स्क्वायर, और अपान होता है म्यू नॉट होता है। यहाँ पर हमें चुंबकीय ऊर्जा घनत्व देखना है, तो केवल चुंबकीय ऊर्जा घनत्व यही है। तो आप यहाँ पर लिखिएगा चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। चुंबकीय ऊर्जा घनत्व बराबर हो जाएगा मित्र, यहाँ पर चाहे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे ही लिख लीजिए, बी स्क्वायर अपान हो जाएगा म्यू नॉट। यहाँ पर ये चुंबकशीलता है, और जहां पर ये हमारा है चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकशीलता है, और ये बी क्या है? हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। इसको चाहे तो आप यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब खा वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, खा वाला सवाल कह रहा है
कि आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता एप्सिलॉन का विमीय सूत्र, विमीय समीकरण निकालिए। ठीक है, विमीय समीकरण निकालना है तो मतलब विमा निकालनी है हमें। तो देखिए हम कैसे करेंगे। अब चूंकि हमें पता है कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और देखिए एप्सिलॉन नॉट होता है तब जब वहां पर मीडियम क्या होता है, वायु या निर्वात होता है, लेकिन यहाँ पर तब एप्सिलॉन 0 हो जाता है। बात सिर्फ हमें एप्सिलॉन का पूछा है, इसलिए हम यहाँ पर परावैद्युतांक K के साथ करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा मित्र Q1 Q2 बटे हो जाएगा R²। बहरहाल अगर आप 0 भी रख देते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वैल्यू वही आएगा। इसको यहाँ पर कर दें तो एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा 1/4 पाई और यहाँ पर FK और यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 बटे R² हो जाएगा। हमें विमा लिखनी है, E का पहले मात्रक लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए मित्र, मात्रक लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए ये सारी चीजें कांस्टेंट है, इनको छोड़ दीजिए। ये Q1 Q2 का मतलब क्या हो जाएगा, कूलाम, कूलाम गुणे कूलाम, कूलाम का स्क्वायर, और यहाँ पर ये हट जाएगा, सिर्फ यहाँ बल है तो इसको हम लिख लेंगे न्यूटन, और यहाँ पर आ जाएगा ये दूरी है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ कूलाम है, कूलाम के लिए यहाँ पर AT होता है, इसका वर्क कर दीजिएगा, और यहाँ पर न्यूटन का ML T-2 होता है, और यहाँ पर ये हमारा होता है इसका L²। ठीक है, इतना कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा और मेहनत कर दीजिए तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर लगा दीजिएगा। तो अब इसको अंदर एंट्री करवाएंगे तो A² और यहाँ हो जाएगा T², और यहाँ पर देखिए इसको आप लिख सकते हैं ML, यहाँ एक घात है, दो घात मिलके 3 घात हो जाएगा और T-2 हो जाएगा। ठीक है, ये सब बड़े कोष्टक में रहेंगे। जब इनको आप थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे तो ये वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, m ऊपर जाएगा तो m-1 हो जाएगा, बहुत सारे लोग इसे जानते हैं, और यहाँ पर L-3 हो जाएगा, T-2 है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 प्लस पहले से है तो T के पावर 4 हो जाएगा, अगेन A के स्क्वायर ही लिख लेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा, यानी विमीय समीकरण हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होंगे, समीकरण लिखें या सूत्र लिखें, ये बात एक ही है। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं।